हमारे साथ हैं जितेंद्र अवार्ड जिन्हें कि अभी अभी जमानत मिली है, उनके भांजे। सर ये बताइए कि बहुत कोशिश की गई, जो एक्सेप्शन है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की गई, लेकिन फिर भी जमानत मिल गई। सच की परीक्षा, सच को हमेशा वो कहते हैं ना, कठिन परीक्षाओं से जाना पड़ता है, पर वो उभर ही आता है। तो सच उभरा है, सबके सामने है, और इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आज हमारे साथ बाहर आ रहे हैं और वो आके अपना संघर्ष जारी रखें। यानी ये लड़ाई जो है खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस तरह से अपमान किया फिल्म में, अगर महादेव के खिलाफ वो जारी रहेगी। देखिए, हर उस चीज के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी जो हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र के इतिहास और खासकर शिवाजी महाराज के इतिहास को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह कार्रवाई को कैसे ले रहे हैं आप लोग, जो कार्रवाई की गई? सर, ये हम जैसे 2 दिन से कहे जा रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये उन्हें किसी तरह से जकड़ने की, किसी तरह से रोक रखने की कोशिश की गई थी, पर जिसमें सभी को दिख रहा है कि सामने वाले पक्ष पूरी तरह से नाकामयाब हुए। यानी और आवाज बुलंद होगी। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। थैंक यू। ये जितेंद्र अवार्ड के भांजे दिग्विजय गर्जे हैं, ये बता रहे हैं कि आखिर सच की जीत हुई है। हमारे साथ है एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड के वकील विशाल सुबह जब पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी तभी हमने काफ़ी डिटेल में आर्ग्यूमेंट किया और अरेस्ट अनवारंटेड थी। सेक्शन 41(1) का कंप्लायंस नहीं हुआ था। सेक्शन 7 ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है और उनकी जो ओवरऑल कंडक्ट थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन दिया था इनिशियल स्टेज से। ये सब चीज़ों पे डिटेल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। जुडिशियल कस्टडी में लेने के बाद तुरंत हमने बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर का से फाइल करवाने के बाद उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट लिया और आर्ग्यूमेंट के बाद ये सब चीज़ों को डिटेल समझने के बाद उसके ऊपर जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर बेल एप्लीकेशन अलाउड हुआ है और 15,000 का उनको जामीन दिया गया। आपने जब तर्ज दिया कि सेक्शन 7 के बारे में वो एप्लीकेबल क्यों नहीं? सेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होने के लिए काफ़ी सारे रीजंस है। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1932 केम इनटू द एग्जिस्टेंस प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। तो उसी टाइम पे उसमें नोटिफाई किया गया था कि वो पर्टिकुलर एक्ट कहाँ कौन से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में एप्लीकेबल है, जिसमें बॉम्बे प्रोविंस का जिक्र किया गया है। पर 1871 में थाना डिस्ट्रिक्ट अलग फॉर्म हो चुका था। थाना डिस्ट्रिक्ट का उसमें कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है। अब थाना डिस्ट्रिक्ट का रेफरेंस ना होने के बाद अगर वहाँ कोई डिटेल नोटिफिकेशन बाद में दिया गया है या वो नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, ऐसे आर्ग्यूमेंट के दौरान या कोर्ट के सामने कोई भी चीज़ डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए प्रोसिक्यूशन, इसलिए सेक्शन 7 एट दिस स्टेज एप्लीकेबल है या नहीं, इट इज़ एन लीगल इशू। आपको लगता है कि इसका एक फ़ायदा मिला है आपको? बिल्कुल इसका एक फ़ायदा मिला है और सबसे लाइवलीहुड की बात जी डिपेंड करता है कि लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं है, किस तरह से आंदोलन चलाया गया। In this scenario, there is no question of livelihood because this complaint was filed by the individual and this complaint was not registered by the cinema staff or the staff of the mall. So precisely there is no question of questioning livelihood of that particular person. If he would have been deprived from watching the movie is the sin different, but then fact remain the same. Section 7 एग्जिस्ट करता है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे थाना कमिश्नरेट में क्या होनी चाहिए। आपका मन होता है कि वो एप्लीकेबल ही नहीं होता। जी। और सेक्शन 7 जो लगाया गया है उसको 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये का फाइन है। इट इज़ जस्ट अ टेक्निकली नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल होने की सूरत में भी इशू वही आता है कि अरनेश कुमार और सत्येंद्र कुमार अंटिल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पनिशमेंट लेस दैन 7 ईयर्स है तो उसका कंप्लायंस क्लियर होना चाहिए, जो नहीं हुआ। तो ये सभी जो 11 आरोपी हैं सभी के लिए 15,000 है, अलग अलग सभी का 15,000? सभी आरोपी के लिए 15,000 का जाना है।